Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic importance of strategic planning. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे strategic planning की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं. The main benefits of strategic advantages are as follows. The very first importance or benefit is financial benefits. Firms that make strategic plans have good sales, low costs, high earnings, and high profits. Firms have more financial benefits if they make strategic plans. Companies like Reliance, Infosys, Tata, Wipro, P&G are the giants who report good financial results as a result of sound strategic planning. आपने जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देखी होंगी, जैसे कि रिलायंस है, इन्फोसिस है, टाटा, विप्रो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सिको, कोक और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, सैमसंग है, एलजी है, लॉट्स ऑफ कंपनीज आर देयर. आपने देखा होगा कि ये जितनी भी कंपनीज हैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा सुपर्ब रहते हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक साउंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग को प्रॉपरली फोकस करती हैं और इसी वजह से इनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते रहते हैं लगातार. इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है लगातार इम्प्रूव्ड वे में ऑब्टेन होती रहती है और लगातार इन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते ही रहते हैं. ये स्ट्रेटजिक प्लान्स की वजह से ही होता है कि इनकी सेल्स मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है, इनकी कॉस्ट मिनिमम लेवल तक पहुंच जाती है, इनकी अर्निंग्स हाई लेवल तक होती हैं और इसी वजह से इनके प्रॉफिट्स भी हायर लेवल तक होते हैं. तो इसका मतलब जो फर्म्स प्रॉपर वे में स्ट्रेटजिक प्लान्स को फोकस करती हैं उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग. सेकेंड वन इज द गाइड टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. Strategic planning guides members towards organizational goals. It unifies organizational activities and efforts towards the long-term goals. It guides members to become what they want to become and do what they want to do. It focuses on specific goals, making it clear for members to know the direction toward which they have to move. ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जब स्ट्रेटजिक प्लान्स को प्रॉपरली डेवलप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. तो ये जो स्ट्रेटजिक प्लान्स हैं ये मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के रिगार्डिंग एक प्रॉपर गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं. कुल मिला के जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं और जो ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के बेसिस पर जिन्हें डेवलप किया गया है उनको यूनिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेटजिक प्लान्स. मेंबर्स को ये गाइड करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग कि वो क्या बनना चाहते हैं और इसके साथ साथ उन्हें क्या करना चाहिए या वो क्या करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग उन्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेटजिक प्लान्स. स्पेसिफिक गोल्स की तरफ प्रॉपर फोकस किया जाता है स्ट्रेटजिक प्लान्स के बेसिस पर और मेंबर्स के लिए ये क्लियर किया जाता है कि उन्हें इन पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के रिगार्डिंग किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है. इट इज़ मेक क्लियरर विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेटजिक प्लान्स. ये है बेनिफिट स्ट्रेटजिक प्लान्स का. इसके साथ साथ रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना होता है और उनके हेल्प से गोल को प्रॉपरली मीट आउट करना होता है. तो इसके रिगार्डिंग क्लियर स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं बाय स्ट्रेटजिक प्लानिंग, क्योंकि स्ट्रेटजिक प्लानिंग में इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को भी प्रॉपरली फोकस किया जाता है कि रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट किया जाए और जिन गोल्स को मीट आउट करना है उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज किया जाए. तो उसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं स्ट्रेटजिक प्लान्स के बेसिस पर. इसके साथ साथ ये ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी प्रॉपरली फॉर्मुलेट करती है और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपर डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है. क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन. The third importance or benefit of strategic planning is competitive advantage, because this is the time of globalization and competition has increased up to a level. और इस competitive environment में हर फर्म अपने आप को बेस्ट वे में मार्केट में प्रेजेंट करना चाहती है और इसके लिए क्या ज़रूरी है? एक competitive advantage होना ज़रूरी है. क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा फर्म्स के पास
तो वो प्रॉपर सेल्स और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को फॉलो कर सकती हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो फ्यूचर को प्रॉपरली फॉरकास्ट करने में कैपेबल हो, और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग का प्रॉपर यूज़ करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजिक प्लानिंग के पास एक एक्सपर्टाइज फील होती है जिसके बेसिस पर ये फ्यूचर की कंडीशंस को प्रॉपरली प्रेडिक्ट भी कर सकता है। इसके बेसिस पर कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो प्रॉब्लम्स को इन एडवांस एंटिसिपेट कर लेते हैं, उनके अराइज होने से पहले ही उनको एंटिसिपेट कर लिया जाता है, और उनके वर्स सिचुएशन में कन्वर्ट होने से पहले ही उनको प्रॉपरली सॉल्व भी कर लिया जाता है। तो ये जो पॉसिबल हुआ, इट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज मिनिमाइज रिस्क। रिस्क को मिनिमाइज करना ये भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग का ही एक पर्टिकुलर वर्क होता है, क्योंकि स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या करती है, जो भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं उनके बेसिस पर रिस्क को प्रॉपरली एसेस कर लिया जाता है, रिस्क को पहले ही कैलकुलेट कर लिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज को फ्रेम किया जाता है जिससे कि उस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, और जो सेफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। मेन सोर्स क्या होता है, इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है स्ट्रेटजिक प्लानिंग में उसको पॉसिबल किया जाता है, और उसके बेसिस पर प्रॉपरली फ्यूचर में जो रिस्क अराइज हो रहा है उसको कैलकुलेट किया जाता है, और फिर जो स्ट्रेटजीज हैं उनको इस तरह से डेवलप किया जाता है जिससे कि उस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके और अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमम एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर सके। मिस्टेक्स को फॉलो करने के चांसेस मिनिमाइज किए जाते हैं, और इस तरह से आप रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज को गलत वे में चूज नहीं कर पाते हो, और इनको आप मिनिमम लेवल तक रिड्यूस कर लेते हो। स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव्स के गलत होने के पॉसिबिलिटीज मिनिमम लेवल तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने मिनिमाइज कर रखा है रिस्क को। अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी डेवलप नहीं की गई है, या फिर आपने अगर रॉन्ग स्ट्रेटजीज को डेवलप किया है, उनको इनइफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, या फिर तो ये कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि एक बिजनेस एनवायरनमेंट आज की डेट में डायनेमिक, चेंजिंग और रिस्की एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, और अगर आप इस पर्टिकुलर रिस्क को प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाते हो तो आप प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बेसिस पर ऐसा पॉसिबल होता है कि वो प्रॉपरली रिस्क को कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज को इस तरह से डेवलप करती है जिससे कि उस रिस्क को मिनिमाइज करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज के एडवांटेज को मैक्सिमाइज लेवल तक पहुंचाया जा सके। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ strategic planning, and this is beneficial for companies with long gestation gap. Gestation gap का मतलब क्या होता है? This is the time gap between investment decisions and income generations from those investment, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजंस लिए गए हैं और जब उनको इम्प्लीमेंट करके इनकम को जनरेट किया गया, तो इनकम जनरेशन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बीच का जो टाइम गैप है उसको हम gestation पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि कुछ फर्म्स के केस में ये टाइम गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिन पर्टिकुलर फर्म्स के केस में gestation गैप लॉन्ग हो जाता है, उस केस में अगर फर्म्स स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बेसिस पर अपनी वर्किंग को या इन्वेस्टमेंट को प्रोसीड करती हैं तो ये इनके लिए बेनिफिशियल सिचुएशन हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसकी वजह से जो आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, और जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है वो पर्टिकुलर प्रॉफिट आपको अर्न नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्ली स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बेसिस पर अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान किया हुआ है तो आप क्या करोगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल या पॉलिटिकल फोर्सेस में चेंजेस हुए हैं या किसी भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंज हुए हैं तो उसको आप प्रॉपर्ली कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके डिसीजन जो आपने इम्प्लीमेंट किया है डिसीजन उस पर वो अफेक्ट डाल सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं, और इस वजह से हो सकता है कि आपके प्लान भी फेल हो जाए। लेकिन आप क्या करोगे, जब आपने स्ट्रेटजिक प्लानिंग को फोकस कर रखा है तो इन पर्टिकुलर चेंजेस को आप प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट कर लोगे स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बेसिस पर, और फिर इसके अकॉर्डिंग अपने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्लान्स में मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो, और इस तरह से
जो आपको लॉसेस होने के चांसेस होंगे वो मिनिमम लेवल तक पहुंच जाएंगे, या हो सकता है फिनिश भी हो जाए, लेकिन मिनिमम लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर को प्रॉपर्ली डिस्काउंट करते हुए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अपनी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और मैनेजर्स को इनेबल करती है थ्रेट्स को फेस करने में और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने में। क्योंकि जब आप ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हो प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो इसमें आपको एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिटर्न्स तो चाहिए होता है, और उस एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिटर्न्स को ऑब्टेन करने के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप करना होता है। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द प्रमोट्स मोटिवेशन एंड इनोवेशन। Strategic planning involves managers at top level. They are not only committed to objectives and strategies but also think of new ideas for implementation of strategies. This promotes motivation and innovation. It also provides motivation to people at lower levels when they know their efforts are contributing towards organizational goals. यानी कि जब strategic planning को फोकस किया जाता है तो इसमें टॉप लेवल मैनेजर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। टॉप लेवल मैनेजर के साथ में एक खास बात होती है कि वो ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग नए आइडियाज़ को हमेशा थॉट करते ही रहते हैं। नए आइडियाज़ के साथ में वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दे आर हैविंग इनोवेटिव माइंड, और इसी वजह से मोटिवेशन और इनोवेशन को प्रॉपरली प्रमोट किया जाता है। इसके साथ साथ लोअर लेवल्स पर भी लोगों के बीच में मोटिवेशन को फोकस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स, क्योंकि उन लोगों को ये कम्युनिकेट किया जाता है कि भाई जो उनके एफर्ट्स हैं उनके बेसिस पर ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सकता है। तो जब इस तरीके के पॉजिटिव कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड किया जाता है लोअर लेवल पीपल के बीच में, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो एक मोटिवेशन क्रिएट होता है इन पर्टिकुलर पीपल के बीच में, और वो अपने वर्क को एक साइलेंट वे, एक डिग्निफाइड वे में और एक हार्ड वे में फॉलो करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ क्या है? उसका सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। जब तक वर्कफोर्स सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता, और वर्कफोर्स को सेटिस्फाइड करने में, उनके मोटिवेशन को हाई लेवल तक करने में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक ह्यूज कॉस्ट को सेव भी करता है, क्योंकि लेबर टर्नओवर को कम करता है, एब्सेंटीज़ को रिड्यूस करता है, जो रोल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी प्रॉपर्ली सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है उसके रिगार्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन्स को प्रॉपर्ली प्रमोट किया जाता है, और जो ह्यूमन रिसोर्स के इफेक्टिवनेस है उसको भी प्रॉपर एनहेंस किया जाता है, और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाती है। So this is only possible with the help of strategic planning within any of the organization. Now come to the next importance of strategic planning, that is the optimum utilization of resources. Strategic planning makes best use of resources to achieve maximum output. क्योंकि इसके अरेंजमेंट भी किए जाते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है, जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट को अचीव किया जा सके। क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? दे आर स्कार्स इन नेचर, और जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो उन पर्टिकुलर एरियाज में उनके यूज को एंश्योर करती है जहां उनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। यानी कि प्रायोरिटी वाइज रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया जाता है बाय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। रिसोर्सेज को अगर इफेक्टिव वे में एलोकेट किया जा सकता है देन इट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो रिसोर्सेज को इफेक्टिव वे में एलोकेट करना हो, साइंटिफिक वे में थिंकिंग को डेवलप करना हो, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करना हो, जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ है उनको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करना हो, उनको इंटीग्रेट करना हो, या फिर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कंट्रोल को डेवलप करना हो, तो ये सब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बेसिस पर ही पॉसिबल है। तो जब आप एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को डेवलप करते हो तो ये सारे एडवांटेज आपको मिलते हैं, और आप रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज कर पाने में भी कैपेबल हो पाते हो। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ओके, थैंक यू।